हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन हम एक और कर रहे हैं, जो कि ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो आपको पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको वो पहले पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पार्ट 2 में हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हमने और बढ़ा दिया है। ऐसे कई सारे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है कि हम बहुत सारे यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट जो है ना, फाइनल अकाउंट्स का अलग अलग तरीके से होता है। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन भी आपके टीएस अग्रवाल से है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट कर। तो ये है हमारा फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में थोड़ा बताना भूल गया था कि यहाँ पर ये भी लिखना जरूरी है, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018। ठीक है, कि किस साल के एंड में बना रहे हैं हम। बैलेंस शीट पे में हम लिखते हैं एज एट। ठीक है, वहां लिखते हैं एज एट कि उस समय उस डेट में बना रहे हैं। तो ये हमारा है ट्रेडिंग इन द बुक्स ऑफ। यहाँ पर सबसे पहले लिखे कि किसकी बुक्स में बन रहा है हमारा। ये देखो नाम लिखा है निरंजन, मिस्टर निरंजन की बुक्स में बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं निरंजन। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है, हमेशा पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक। तो हम यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक आपके सामने जरूर गिवन होगा, 101% गिवन होगा, तो आप यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दे सकते हो। तो ये रहा आपके सामने पहले ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपके सामने गिवन है 45,000 का, और 45,000 का हम यहाँ लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे कि पता है जी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक है, आती ही आती है। आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि हाँ यार, ये तो आता ही आता है। ओपनिंग स्टॉक आपके सामने गिवन होगा, उसके बाद परचेजेस भी गिवन होते हैं। कभी कभार आपको सारा गुड्स पिछले नहीं आप यूज कर सकते प्रोडक्शन के लिए, आपको कुछ खरीदना भी पड़ता है रॉ मटेरियल। तो परचेजेस पक्का आएगा। परचेजेस जैसे ही आए, उसके साथ हमेशा ये भी लिख दे करो लेस रिटर्न। क्योंकि रिटर्न चाहे आए क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं हो, लेकिन आपको ये लिख देना है, क्योंकि इससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। वरना क्या होगा, कटिंग हो जाएगी। वरना आप परचेज बाहर लिख दोगे और फिर पता चलेगा अच्छा रिटर्न भी था। उससे सबसे बड़े तरीके बचने का यही है। तो परचेज देखते कहाँ गिवन है, ये देखो, ये रहा परचेज हमारा गिवन है 2,95,000। परचेज रिटर्न जिसे बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, कि हमने रिटर्न दिया। तो ये रहा परचेज रिटर्न 4,000 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 2,95,000, 4,000 का हमारा रिटर्न है, और हमारा आ गया 2,91,000। साथ ही साथ आपको एक और चीज गिवन होती है हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में, वो होता है सेल। सेल तो करेगी करेगा ना, गुड्स बनाने के बाद उसकी सेल होगी, तो वहां से इनकम जनरेट होगी। साथ में मैंने को ये बताया था ना, पर यहाँ पर रिटर्न भी लिख दो, कि रिटर्न भी तो होगा कोई ना कोई सामान। तो इसलिए ये चीज, तीन चार अकाउंट है, ये आते ही आते हैं। इसको तो आपको हमेशा लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो सेल्स देखते कितनी है। सेल हमारी कितनी है, सेल्स हमारी हुई है, ये देखो, ये 4,35,000, और सेल रिटर्न 7,000 रुपये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4,35,000, 7,000 की हमारी रिटर्न हुई है, 4,28,000 रुपये हमारा आ गया। एक और चीज आपके सामने ज्यादातर इसमें हमेशा गिवन होती है, वो होती है वेजेस। तो यहाँ पर हम ये भी लिख दो वेजेस अकाउंट। मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसी ऐसी ये आइटम्स है, ये जो आती ही आती है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो वेजेस, वेजेस देखते हैं कितनी है। वेजेस हमेशा लेबर को दी जाती है। तो देखो ये 40,000 पे, 40,000 पे वेजेस हमारी गिवन है, हमारे इसी के अंदर आती है। लेकिन सैलरी होती है, वो आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। हो सकता है कि इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन हो वेजेस की, तो इसको भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट में, वेजेस ऑफ ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग। क्या मतलब है इसका, कि 5,000 की जो वेजेस है आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो अब हमें पे करना था। 5,000 रुपये वेजेस पे करनी थी, पर हमें करी नहीं है, हमने करी नहीं है। यानी कि वो बन जाती है हमारी आउटस्टैंडिंग वेज। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा एक लायबिलिटी है, हमें पे करनी है। साथ ही साथ वो हमारे
इसके अंदर भी आएगा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा, क्योंकि हमारा जैसे ही वो लायबिलिटी बनी आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो हमें यहाँ पर भी उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी चीज एडजस्टमेंट में गिवन होती है उसका हमेशा दो जगह इफेक्ट डलना ही डलना है। एक जगह डलेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एक जगह डलेगा हमारा बैलेंस शीट में, क्योंकि इसमें इसकी हमारी एंट्री नहीं हुई है, ये हमें बाद में पता चला, तो हमें इसका दो जगह पे डालना पड़ेगा। और आप देखो ना कि वेजेस यहां पर भी लिखेंगे, रीजन क्या है इसका, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाते हैं ये एक्यूरल बेसिस पे बनाते हैं, एक्यूरल अकाउंटिंग पे। यानी कि एक्यूरल अकाउंटिंग ये कहती है कि हमें चाहे कैश में कोई चीज पे करे या मिले, जो भी है, कैश में कोई चीज पे करे या मिले, या फिर नॉन कैश वाला, दोनों चीजें आती है इसके अंदर। मतलब कोई चीज आपको पे करनी थी और नहीं करी वो भी लिखूंगा मैं, कोई इनकम आपको मिलनी थी पर नहीं मिले वो भी लिखूंगा, क्योंकि जो चीज ड्यू हो चुकी है उसको आपको लिखना ही लिखना है। अगर आपने नहीं करी है वो आपकी गलती है, आपको यहाँ पर तब भी अकाउंटिंग में दिखाना होगा उसको। तो वेजेस 40,000 की थी और 5,000 की आउटस्टैंडिंग है, तो 40,000 ऐड मैं कर दूंगा उसके अंदर 5,000, यानी कि टोटल मिला के आपको वेजेस 45,000 की पे करी है। भले ही इसमें 5,000 नहीं करे, लेकिन वो आपको तब भी यहाँ पर लिख के चलना है, क्योंकि वो आपके ड्यू हो रखे थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही आप देखो एक और चीज आती है इसके अंदर जो हमेशा आपको देखने को मिलेगी, वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होगा, क्योंकि ये आपके लास्ट में पता चलता है, हमें हमेशा लास्ट में पता चलता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा। तो 75,000 पे हमें क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह भेजना पड़ेगा। एक मैं यहाँ भेजूंगा, हमारे लिए वो इनकम बन जाएगी, इनकम साइड में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 75,000 पे, और एक जगह आएगा ये एसेट, एक हमारा बनेगा एसेट, एक बनेगा ये। जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम एक जगह लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, एक जगह यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एक इनकम भी तो है ना। भले ही मुझे को ठीक है, मैंने उसको बेचा नहीं अभी, मैंने को यहाँ पर इनकम जनरेट हुई नहीं है, पर होगी, क्योंकि मैंने बताया था नॉन कैश बेनिफिट, वो भी आएगा इसके अंदर, नॉन कैश। कि आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपका मिल गया, आप उसको बेच सकते थे, वहां से इनकम जनरेट कर सकते, पर आपने करी नहीं है, वो आपकी गलती है। पर मेरे लिए तो वो इनकम है ना, मैं तो उसको लिखूंगा, तो इसलिए ऐसे रखना है आपको। और अब हम इसको सारा कुछ आ चुका है हमारे सामने, इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस और गिवन नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस। हम सीधा इसका टोटलिंग करेंगे अब और इसका आंसर निकालेंगे। तो जब हम इसके टोटल निकालेंगे वो आएगा हमारा 5,03,000 पे। हमारे पे कुछ और गिवन ही नहीं था। वैसे अगर आ सकता है हमारे सामने कोई कैरेज कैरेज इनवर्ड आता है हमारा, जो परचेज करते हुए हम देते हैं। फिर आपके सामने कुछ आ सकते हैं, जैसे कि हो गया फैक्ट्री का रेंट वगैरह, फ्यूल पावर, ये भी आ सकता है, लाइटिंग वगैरह फैक्ट्री की, फैक्ट्री के खर्चे आते सारे, वो नहीं गिवन है, तो हम ये टोटलिंग कर लेंगे। आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये साइड ज्यादा बड़ी है, ये साइड बहुत बड़ी है, तो हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट आएगा यहाँ पर, फिर ग्रोस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट को जो प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं हम ग्रोस प्रॉफिट। तो यहाँ लिखूंगा मैं ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्योंकि अभी मैं उसको ट्रांसफर करूंगा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, समझ गए ना। तो मैं लिखूंगा 1,22,000 पे मेरे पे आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। अब उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि मैं वहां से नेट प्रॉफिट निकाल सकूं, मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ। ग्रोस प्रॉफिट तो अभी ऐसा प्रॉफिट है खाली ट्रेडिंग अकाउंट का है, पर अब मुझे अब नेट प्रॉफिट निकालना है कि एक्चुअल में मेरा सभी खर्चे निकालने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए मुझे इसको यहाँ ट्रांसफर करना होगा, तो मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे वो खर्चे लिखूंगा जो कि मेरे सेलिंग के बाद हुए हैं, ठीक है, सेलिंग करते हुए हुए कह सकते हैं, या सेलिंग करने के बाद हुए हैं, क्या कह सकते हो आप, ऑफिस के खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसे बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, सारे हैं हमारे, देखो क्या कैसे, देखो ट्रेड एक्सपेंस हमारे आएगा, सारा सेल करते हुए बात होता है हमारा। और मिसलेनियस रिसिप्ट्स, ये आपका बाद में कोई रिसिप्ट आपको रिसीव हुई, ये सब बाद के खर्चे होते हैं। ऐसे ही आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी आएगा आपके सामने। तो रेंट भी आएगा, रेंट को आप नोट बना के लिख देना, मेरा मानना ये है, क्योंकि रेंट वैसे तो यहाँ पर अगर खाली रेंट हो तो आपको यही मानना चलना है वो ऑफिस का है, क्योंकि फैक्ट्री का रेंट अलग से आपको लिखा होगा फैक्ट्री रेंट, पर फिर भी हम नोट बना के लिख देना कि रेंट, इट विल बी एज्यूम दैट रेंट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज ऑफिस रेंट, ठीक है। तो मैं पहले रेंट से स्टार्ट करता हूँ। रेंट के साथ पहले देख लो कोई एडजस्टमेंट तो कोई गिवन तो नहीं है, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखनी है हमेशा, तो नहीं है कोई, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर टू रेंट अकाउंट, ठीक है। तो हमारे सामने जो रेंट गिवन था वो गिवन था 5,000 पे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5,000 पे। बहुत सिंपल होता है, आपको खर्चे को अलग करना होता है, कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे सारे अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे खर्चे अलग है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी आपने प्रॉफिट निकाला है मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज
उस प्रॉफिट का अभी और छांट होना है, अभी इसकी और छटाई होनी है, मतलब अभी उसके अंदर और खर्चे और इनकम ऐड होके मुझे ग्रोस का नेट निकालना है। ग्रोस होता है कि जिसके अंदर अभी कुछ माइनस प्लस करने की गुंजाइश होती है, ठीक है। नेट होता है कि भाई अब बिल्कुल खत्म है, इसके बाद कोई आप इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते उसके अंदर। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, इतना ही समझना फिलहाल के लिए, क्योंकि इतना डीप अभी जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं रेंट हो गया हमारे सामने। अब हमें और क्या कर देते हैं, हमारे सामने गिवन है सैलरी। सबसे पहले सैलरी उठाते हैं। सैलरीज, सैलरीज कौन सी होती है, जब एम्प्लॉयज को देते हैं, एम्प्लॉयज कहाँ रखे जाते हैं, ऑफिस के अंदर। तो सैलरीज कहाँ है, उसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट देखो, ध्यान से देखो, गिवन थी ये वेजेस वाले पॉइंट में। सैलरी 2000 की आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको पता है कि जो आपको पे करना था पर आपने नहीं किया है, तो अब आपके ऊपर लाइबिलिटी सेट की है। दूसरा, आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग हम एक्यूरल बेसिस पे करते हैं। एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है कि भाई आपको कैश प्लस नॉन कैश उसको भी आपको रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि आपको जो चीज पे करनी थी उसको भी आप लिखो, भले ही आपने वो पे ना करी हो चाहे। यही अकाउंटिंग की खास बात है। तो क्या करेंगे, टू सैलरीज अकाउंट, ठीक है। और यहां पर मैं लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में इसके अंदर प्लस कर देनी होती है, क्योंकि ये आपको पे करनी थी, ये ड्यू हो चुका है, आपने इसका पूरा इंप्लॉय का बेनिफिट उठा चुके हो। अब आप उसको लिखोगे आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जो चीज आपको पे जिस डेट पे करनी थी अगर आपने नहीं करी है, तो वो आपके लिए गलती आपकी है, ठीक है ना। आप उसको एक्सपेंस मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस था। एक्सपेंस अभी भी है ना, आज आज आप पे कर नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कल तो करोगे कभी ना कभी। तो इसलिए आपको, लेकिन खर्चा तो अभी का था ना, इसलिए उसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि डेट जिस डेट पे एक्सपेंस ड्यू होना होता है उसी डेट पे वो खर्चा बन जाता है आपका। तो इसलिए 5000 रुपये, तो सैलरी हमारी कितनी थी, 24,000 रुपये, और 2000 की आउटस्टैंडिंग है। तो 24,000 रुपये हम यहाँ लिखेंगे अंदर, 2000 रुपये प्लस करेंगे, तो टोटल मिला के 26,000 रुपये सैलरीज यहाँ जाएगा। यहाँ पर आपको एक और देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बैड डेट। बैड डेट मतलब जो आपको डेटर में से पैसा रिसीव नहीं हो पाया, 1000 रुपये, लेकिन इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी गिवन है कि नहीं है, देख लो जरा ध्यान से, बिल्कुल गिवन है। चौथा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ 5000 एज फर्दर बैड डेट, यानी कि 5000 के फर्दर बैड डेट मुझे मिले। ये बैड डेट पुराने बैड डेट थे 1000 के, ये बैड डेट पुराने थे, यानी कि ये इसको हम रिटर्न ऑफ पहले ही कर चुके हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि हमें बैड डेट को रिटर्न ऑफ करना होता है, डेटर में से कम कर दिए। क्योंकि बैड डेट क्या होता है कि डेटर में से जो पैसा रिसीव नहीं हो सकता, तो इसकी एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी। पर ये जो नया बैड डेट आया है, इसको एडजस्टमेंट हमें गिवन है, यानी कि वो हमें अब समझ में है, यानी कि इसको अभी राइट ऑफ करना है 5000 रुपये बैड डेट को, एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है हमें, यानी कि एक ऐसा प्रोविजन होता है ये जिसमें हम हमें फ्यूचर में जो बैड डेट हमारे हो सकते हैं उसके लिए प्रोविजन बना सकते हैं कि हाँ यार ये इसमें से कुछ डाउट है, कि इसमें से 5% डेटर में से 5% ऐसे कुछ है जो कि हमें डाउटफुल है, तो हमें उसको प्रोविजन बना देते हैं, ताकि फ्यूचर में जो बैड डेट होने वाला है उसका आज ही पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि हम अकाउंटिंग क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग को क्या करते हैं, फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है उसको भी आज ही रिकॉर्ड करते हैं। ये भी अकाउंटिंग की एक प्रिंसिपल है कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है बैड डेट का, उसको मैं प्रोविजन बना के आज ही रिकॉर्ड करूंगा। तो पहले तो हम बैड डेट लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू बैड डेट अकाउंट। पुराना बैड डेट को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा, पुराने बैड डेट को जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, समझ गए। तो टू बैड डेट अकाउंट, पुराना बैड डेट कितने का था, 1000 रुपये का। और मैं यहाँ लिखूंगा एड फर्दर बैड डेट, एड फर्दर बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है। कि यहीं पे मैं इसको प्लस कर दूंगा, बिकॉज बैड डेट ये भी हो गया है, तो इसको भी मुझे यहीं पे ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये भी एक्सपेंस है हमारा, लॉस हो गया मतलब, ये भी हमारे, हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 5000 रुपये मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगा, बजाय हम अलग से लिखे, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इसको आप लिख दो, और ये 6000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है, तो हम इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं टू, ये भी हमारा एक्सपेंस है एक तरह का, इसको भी मैं यहाँ लिखूंगा, ये भी हमारा लॉस है, लॉस को मैं आज ही लिखता हूँ, लॉस को हम यही लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। इसको आप इसके साथ भी लिख सकते थे,
पर हम अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको अलग से ही दिखाएंगे अभी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 5%। अच्छा, ये 5% किसका होगा? डेटर का होगा, कि डेटर में से कुछ 5% ऐसे, 5% ऐसे डेटर है जिसको हमें प्रोविजन लाना पड़ा कि ये तो रिकवर नहीं हो सकते, डाउटफुल है। तो डेटर हमारे सामने को कितने गिवन है? सन्नी डेटर 40,000, तो 40,000 का 5%। नहीं, यही तो गलती कर दोगे आप। देखो, इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो आप, वर्किंग नोट बना देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे निकाला जाएगा, ध्यान रखना। आप ये गलती ना कर देना कि 40,000 का मैं 5% निकाल दूं, नहीं यार। क्या करना है आपको? सन्ड्री डेटर तो देखो 40,000 की गिवन है, पर आपको ये पता चल चुका है 40,000 में से 5,000 की तो फर्दर बैड डेट आ चुकी है, मतलब 5,000 का पैसा आपका रिकवर नहीं होने वाला। तो उसको पहले माइनस करो इसके अंदर में से, लेस फर्दर बैड डेट अकाउंट, लेस फर्दर बैड डेट्स, कि इसको आप पहले माइनस कर दो, क्योंकि ये आपका पैसा रिकवर नहीं होने वाला। प्रोविजन हम उसका बनाते हैं जिसका पैसा आपको मिलने के चांसेस 100% हो, तभी तो प्रोविजन बनेगा उसका। 5,000 में जो इसके अंदर इंक्लूड है, उसमें तो आपको पता ही है कि पैसा रिकवर नहीं होने वाला वहां का, तो प्रोविजन उसका बनाएंगे हम। प्रोविजन उसका बनाते हैं कि जिसमें से, कि डेटर जो हमारे है जिसका पैसा आपको लगता था कि 100% रिसीव हो जाएगा, उसमें से आपको डाउट हो रहा है, ना कि उसमें से जो 5,000 पहले आपको बैड डेट है। भाई बैड डेट आपको पहले से पता है कि है, उसका प्रोविजन कैसे बनेगा? ये तो पहले से पैसा रिकवर नहीं हो रहा ना, इसका डाउट किस बात का है? डाउटफुल डेट उसका बनता है जिसका आपको पता हो कि ये सही है, इसमें से पैसा रिकवर हो जाएगा। तो 35,000 कैसे डेटर है जिसका पैसा आपको पता है कि रिकवर हो जाएगा, इसका प्रोविजन बनेगा, ठीक है, इसका प्रोविजन बनेगा। तो ये जो है ना हमारा प्रोविजन, इसका बनेगा। तो इसका मैं बनाऊंगा प्रोविजन, यहां का बनाऊंगा मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ किसका? 35,000 का। तो जब हम इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये बताओ? तो ये आ जाएगा हमारा 1750, ठीक है, ये हमारा होगा। तो ऐसे बनता है, इस चीज को ध्यान रखना है आपने, जब भी ऐसा प्रोविजन फॉर डाउटफुल है आपको बनाना पड़े एडजस्टमेंट में। हाँ, अगर भाई ऊपर से कोई प्रोविजन पहले दिख रहा है आपको ट्रायल बैलेंस में, उसका थोड़ी बनेगा ऐसा, उसका वो तो पहले से ही बना है। लेकिन अगर कोई नीचे कह रहा है कि नया प्रोविजन बनाने के लिए, तो वो हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो 1750 पे मैं यहाँ पर लिखूंगा। समझ आ गई बात? ये आप अच्छे से वर्किंग नोट बना लेना। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी आप देख सकते हो, वो तो आपको पता ही है कैसे वर्किंग नोट अच्छे से। वर्किंग नोट की ज्यादा कोई ऐसा नहीं होता कि आपको फॉर्मेट होता है कोई, आपको बस अच्छे से दिखाना होता है क्लियरली। तो ये भी अच्छी याद है, आप जैसे मर्जी बना सकते हो वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट का कोई ऐसा नंबर नहीं कि आपके फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे। वर्किंग नोट में बस ये होता है कि आपके क्लियरली दिखाना होता है कोई चीज ऐसी जो कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज दिखानी जरूरी है। ये हो गया हमारे सामने। अब देखो ट्रेड एक्सपेंस लिख देते हैं। ट्रेड एक्सपेंस देखो ये गिवन है 2,000 की, इसको भी मैं लिख देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर लिखते हैं हम टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000 रुपये लिख दिया। फिर फिर हम देखते हैं कोई और एक्सपेंस हमारे कौन कौन से हैं हमारे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं। देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये भी आएगा आपके सामने। एडवर्टीजमेंट हमने करी है तो ये सेल करते भी तो करते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हमारे सामने यहाँ पर लिख देंगे 6,000 रुपीज। और हम देखते हैं कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं हमारे सामने। और हम देखें तो एडवर्टीजमेंट हो गया हमारे सामने। फिर मिसलेनियस रिसिप्ट तो नहीं आएगा, वो तो हमारा ये है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करवाते हैं बाद में, इंश्योरेंस करवाया 1,500 का। देखो, एक होता है फैक्ट्री का इंश्योरेंस, लेकिन आपको वो नहीं है ये इंश्योरेंस। खाली अगर इंश्योरेंस लिखा होता है तो हमें मान के चलना पड़ता है ये बात का इंश्योरेंस कुछ करवाया आपने, है ना, कोई ऑफिस का इंश्योरेंस करवाया है या कोई किसी और चीज का इंश्योरेंस कराया है, तो वो इंश्योरेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ेगा। फैक्ट्री का हम लिखा होगा साफ साफ, वो अलग चीज आएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस ऑफ अकाउंट लिखेंगे। कितना था हमारा इंश्योरेंस? हमारा था 1,500 का, तो ये 1,500 का लिख दिया, ठीक है। और कौन कौन से खर्चे हैं हमारे सामने? और हमारा कोई खर्चा नहीं, सारे खर्चे हमारे सामने आ चुके हैं।
सब आ चुके हैं, सब एक एक करके सब आ गया। अब हम देखते हैं हमारा इनकम साइड पे क्या है। वो है मिसलेनियस रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स होती है जब कोई हमें मिलती है, किसी वजह से मिल गई, मिसलेनियस है। तो मिसलेनियस रिसिप्ट कहाँ आएगी? इनकम साइड पे आएगी। तो मैं लेते हूँ यहाँ पर बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, ठीक है, बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स अकाउंट। तो यहाँ ले लेते हैं 1200 की, मिसलेनियस रिसिप्ट अकाउंट 1200 की लिख दी। एक और आपके सामने आ सकता है जो कि आपको ध्यान रखना है, आपको ये देखो ये पढ़नी है ध्यान से। एडजस्टमेंट आपके सामने है डेप्रिसिएशन की भी, जो कि आपकी रह गई है। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको लगता है हमेशा। तो ये एडजस्टमेंट आपको गिवन है, तो डेप्रिसिएशन हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया है, मशीनरी कम हो गई है, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो गई है 10% से, डेप्रिसिएशन हो गया। तो मशीनरी ये है प्लांट एंड मशीनरी, तो 24,000 का 10% कम हो गया, यानी कि 2400 का नुकसान हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट टू डेप्रिसिएशन, हमारा नुकसान है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा वो। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी, क्योंकि दो है हमारे, मशीनरी भी है और फर्नीचर भी है। मशीनरी 24,000 की थी, उसका 10% कम हुआ है, तो 2400 रुपये हमारा मशीनरी में आएगा। फर्नीचर 20% से कम हो गया, यानी कि फर्नीचर की जो वैल्यू है, ये देखो 1500 की, उसका 20% कम हो गया, तो नुकसान हो गया हमें। 1500 का 20% कितना होता है? 300 रुपये। तो 300 को नुकसान हो गया, तो 300 को नुकसान हमने यहाँ लिख दिया। सिंपल, क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अब देखो, हमारा एक और एडजस्टमेंट थी, बस हमें वो लिखनी है, वो है ये। इन्वेस्टमेंट हमने करी थी 1 जुलाई 2017 को, और उसके बाद हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ। क्या मतलब इसका? देखो ये वाली इन्वेस्टमेंट है वो, 6% इन्वेस्टमेंट कोई करी होगी हमने, एसेट है हमारा एक तरह का वो, 50,000 की। तो हमें वहां पर कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ अभी तक, मतलब हमने इंटरेस्ट कमा लिया होगा, इंटरेस्ट मिलना था तभी तो नहीं, तभी तो रिसीव नहीं हुआ है। अगर कोई चीज मिलने ही नहीं थी तो वो रिसीव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना था। कितना मिलना था चलो कैलकुलेट करते हैं। 1 जुलाई 2017 को करी थी, अभी क्या चल रहा है? 31 मार्च 2018, उस समय बना लेना ये। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2018 तक कितने महीने बैठते हैं, कितने महीने को इंटरेस्ट हमें मिलना होगा? ये हमें मिलना होगा, जुलाई जुलाई से काउंट करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 महीने का, 9 मंथ का इंटरेस्ट हमें मिलना होगा, और वो मिला नहीं है। कमा लिया होगा हमने इतना इंटरेस्ट, 9 महीने का हमें मिलना होगा, लेकिन मिला नहीं है। तो कैलकुलेट करते हैं 6%, यानी कि 50,000 का 6% मिलना था। 50,000 का 6% मिलना था, ये ज्यादा पर एनम ही होता है, तो पर एनम ही आपको लेके चलना है, ठीक है, पर एनम। तो 6% का, वैसे तो गिवन नहीं है पर एनम, पर हम पर एनम ही लेके चलेंगे, हमारे पे कोई और ज्यादा था। हमारा 6% का इन्वेस्टमेंट जो करी है वो पर एनम के हिसाब से ही होती है। अगर पर एनम नहीं होता ना तो मंथ का कोई चक्कर भी नहीं होता वहाँ। तो अगर यहाँ पर मंथ का 6% गिवन है, तो ये पर एनम ही इसको लेके चलना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। आप चाहे वर्किंग नोट ला सकते हो, लेकिन हमें पर एनम ही होता जाता है इंटरेस्ट, इसलिए हम, क्योंकि हमने नीचे डेट दे रखी है कि इतनी करी है, तो हमें मंथ तो निकालने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9 महीने का निकालना पड़ेगा। अगर ये पर एनम नहीं होता तो मैं ये लेता ही ना 9 महीने का, पर ये एज्यूम कर लिया हमने कि पर एनम है। आप चाहो तो वर्किंग नोट ही बना सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 2250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2250। इसको भी आप वर्किंग नोट बना देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्किंग नोट बना देना। तो इस इनकम को क्या बोलते हैं? इस इनकम को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम, यानी कि जो इनकम आपको मिलनी थी, इनकम आपने कमा ली है, ये आपको मिलनी थी पर आपको मिली नहीं है। इनकम अर्न बट नॉट ड्यू, इसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। मतलब अभी इनकम इतनी कमा ली है, देखो मिलनी थी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिलनी थी नहीं, आपको, आपने जो कमा ली है। एक्रूड इनकम वो होती है जो अभी कमा ली है, मिलेगी बाद में, इसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। यानी कि आपको अभी तक देखो, नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार, अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, मतलब अभी इंटरेस्ट की डेट ही ड्यू नहीं हुई थी आपकी, ये है इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट हैज बीन नो रिसीव इंटरेस्ट हैज सो फार, मतलब अभी इंटरेस्ट मिला ही नहीं है, यानी कि कोई डेट ही नहीं है इंटरेस्ट मिलने की,
इंटरेस्ट शायद 1 जुलाई को 2017 को इन्वेस्टमेंट करी होगी, शायद इसका 1 साल के बाद मिलना होगा, अभी डेट नहीं आई है, तो इसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। उसको भी आपको यहाँ दिखाना होता है, तो यहाँ लिखेगा एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, बाय एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट 2250। ध्यान रखना एक्रूड इनकम कौन सी होती है, वो इनकम जो कि आपने कमा ली है, मिलेगी बाद में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम उसे बोलेंगे जो इनकम मिलनी थी पर मिली नहीं है। जो मैंने गलत बताया था आपको, आई एम सॉरी कि भाई मैंने आपको बताया था कि जो इनकम मिलनी थी नहीं, ये एक्रूड इनकम कौन सी होती है, जो कमा ली है पर मिलेगी बाद में। ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है मैंने, तो इसका हम टोटलिंग करते हैं फटाफट से। तो ये आ रहा है हमारा सामने, आपके सामने जब टोटलिंग करेंगे हम इसकी, तो ये आ जाएगा हमारा, इसकी ये साइड बड़ी आ रही है 125450, और इसको माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारा 74,500 रुपये। बैलेंस फिगर निकाल दी हमने। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ये फॉर्मेट ऐसा बना दिया हमने, 31 मार्च 2018 को बनेगी, आपको पता है। यहाँ पर काफी लोग फंसते हैं और उनको बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो जगह पे आएगा। अगर आपने ये चीज दिमाग में रखी हुई है, तो अब देखो क्या होगा, अब आप कभी गलती नहीं करोगे। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट के बिना पहले ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करना चाहिए। ट्रायल बैलेंस में सीधा आपके बैलेंस शीट में इफेक्ट डालता है। एसेट लायबिलिटी ढूंढो ट्रायल बैलेंस के अंदर, कहां का लिखे बना। पहले हम लायबिलिटी साइड स्टार्ट करते हैं, कैपिटल। 1,20,000 की कैपिटल है, तो पहले कैपिटल लिखते हैं, सबसे आसान तरीका है स्टार्ट करने का इसको। कैपिटल, इसको पहले आप अंदर लिखो, क्योंकि कैपिटल में इफेक्ट डलता है प्रॉफिट लॉस से, क्योंकि प्रॉफिट होता तो कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस होता घट जाती है। यहां पर तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उस नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला था उसको मैं यहां ट्रांसफर कर देता हूं। नेट प्रॉफिट जो भी हमने निकाला है, ये देखो, ये जो नेट प्रॉफिट निकाला था इसको हमें ट्रांसफर कर देना होगा यहां पर, क्योंकि हमारा फायदा हो गया है, ये हमारा फायदा हो गया है। तो ये कैपिटल हमारी बिजनेस के अंदर बढ़ गई है, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके सारी जो आया है वो प्रॉफिट हुआ है, वो यहाँ पर आ गया। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 74,500। अच्छा, अब ये सोच लोगे कि इसका इफेक्ट कैसे डलता है। देखो 74,500 रुपये है ना, इसका इफेक्ट यहाँ कैसे डलेगा, एसेट साइड पे कैसे डलेगा इसका इफेक्ट। यहाँ तो हमने ऐड कर दिया भाई, बहुत डल चुका है। ये जो आपने सारे इनकम एक्सपेंसेस सारे करे, इसमें से सारे कैश से कम, कैश कम हुआ होगा किसी में से, सारे एक्सपेंसेस से क्या होता जाता है, कैश कम होता होगा, तो कैश कम होगा के यहाँ इफेक्ट डल चुका है। और कुछ आपका इनकम हुई होगी जिसकी वजह से कैश बढ़ भी सकता है, तो वो सब इफेक्ट प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पर भी 74,500 का पड़ गया होगा, गारंटीड है। ये चीज होती है, ये ऐसा समझना पड़ता है, हमेशा इसको ऐसे समझो, तो बैलेंस शीट में कभी फंसोगे नहीं। बैलेंस शीट क्या होती है यार, कुछ नहीं होता। उसके अंदर दो जगह फैक्ट जब तक नहीं डलेंगे तो बैलेंस शीट मैच नहीं कर सकती कभी जिंदगी में। तो दो जगह फैक्ट डालने पड़ेंगे आपको। नेट प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग पे देखो कोई ड्राइंग तो नहीं हुई है, ड्राइंग्स कहाँ लिखी हुई है, देखो ये रही। तो अगर ड्राइंग हुई है तो उसमें से कैश कम हुआ होगा, तो एसेट साइड पे तो इफेक्ट डल गया 21,000 का माइनस कर दिए, लेकिन आपको यहां भी करना होगा। ड्राइंग से क्या होता है कि हमारी कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि कैपिटल में से निकालते हो आप खुद के यूज के लिए, तो लेस ड्राइंग्स। ऐसे समझना होता है कि इसका इफेक्ट एसेट साइड पे डाला होगा पर आपने नहीं डाला। तो ये चीज आप करते हो तो आपके लिए, अब देखो इसका डॉलर करेंगे तो ये आएगा 174500, 17, ठीक है, सॉरी सॉरी 1733,500। ये चीज मैं को बता रहा हूं ना, इसको अगर आप लेके चलोगे तो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में कभी भी आपकी गलती नहीं हो सकती। बैलेंस शीट 101% मैच करेगी, काफी लोगों की नहीं करती है बैलेंस शीट मैच, और इसलिए फाइनल अकाउंट में फंसते हैं वो। तो ये तरीका मैं बता रहा हूं जो कि भाई दो जगह इफेक्ट जलते हैं हर चीज के, उसके हिसाब से बैलेंस शीट बन रही है ना। उसके हिसाब से लाइबिलिटी साइड एसेट साइड पे इफेक्ट डल डल के ही दो जगह इफेक्ट डलता है। चाहे एसेट साइड पे किसी भी दो जगह डलेगा, चाहे एक एसेट पे डलेगा एक लाइबिलिटी पे डलेगा, कहीं ना कहीं दो जगह पे डलेगा, तभी बैलेंस शीट मैच हो रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे चलती है ये। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर डाला आप देखो कैश, चलो इसको भी लिख देते हैं। अभी पहले एक साइड पकड़ो, पहले लाइबिलिटी साइड पकड़ते हैं कि लाइबिलिटी साइड पे और क्या क्या आएगा। देखो जरा ध्यान से, लाइबिलिटी साइड पे आएगा आपके सामने, ये देखो बिल्स पेबल, जो बिल पे करने हैं ये भी आएगा। तो बिल्स पेबल हम लिखेंगे 800 रुपये।
तो बिल्स पेबल मैं यहाँ लिखता हूँ, बिल्स पेबल 800 रुपये आएगा, आपको पता है बिल पे करना था आपको। फिर आपके सामने कोई देखो क्रेडिटर वगैरह गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर वगैरह बिल्कुल गिवन है, ये देखो 19,000 के, तो ये भी आप लिख दो 19,000 सन्ड्री क्रेडिटर, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं, तो सन्ड्री क्रेडिटर 19,000 के हमारे सामने आ गए। क्लियर हो गया अच्छे से। और क्या हो सकता है देखो जरा ध्यान से, पेटेंट पुटेंट तो आनेगा नहीं। और क्या लाइबिलिटी है, अब लाइबिलिटी एडजस्टमेंट में देखो, अगर यहाँ गिवन नहीं है तो एडजस्टमेंट नजर डालो। एडजस्टमेंट में कौन सी लाइबिलिटी हमारी बन की थी, एक तो देखो दो हमारी लाइबिलिटी ये बनी हुई है, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि मुझे पे करना था पर करा नहीं है मैंने। तो मैंने आपको बताया था ना एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमेशा दो जगह पे आएगा, नहीं डालोगे तो गलती आपकी है, क्योंकि फिर उसका आपने देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी उठा के आपने यहां पर लिख दिया, ठीक है। देखो एक तो आपने आउटस्टैंड, ये देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने यहाँ लिख दी है, दूसरा आपने आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ लिख दी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ लिख दिया। अब भैया इसका इफेक्ट आपने कहीं डाला ही नहीं, तो क्या होगा, लाइबिलिटी साइड में 5,000 2,000 7,000 ज्यादा दिखाएगा हमेशा, यहीं पे लोग फंसते हैं। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये मैं आपको जो लॉजिक बता रहा हूँ ना, इस लॉजिक से कभी भी आपकी बैलेंस शीट आपकी ऐसे नहीं होगा कि मैच नहीं करे, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये मैंने लिखा, इसका मैं फटाफट से अमाउंट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया 2,000 और 5, बस हो गया हमारे सामने, और कुछ भी नहीं आपके सामने है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल सी चीज है, और कुछ भी नहीं है, और हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, बस इतनी लाइबिलिटी थी। एक और लाइबिलिटी हमारी बन सकती थी प्रोविजन वाली, पर प्रोविजन को डालेगी नहीं, वो डेटर में से ही माइनस करके दिखाएगी, ठीक है। आप प्रोविजन को लाइबिलिटी साइड भी लिख सकते हो, दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं इसके, लेकिन इसको डेटर में से ही माइनस करके दिखाएगी, समझ गए वो बात को, डेटर में से ही माइनस करके इसको दिखाएगी, उसको अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो डेटर का ही आपका बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया। अब इसका लाइबिलिटी साइड टोटल कर लेते हैं, लाइबिलिटी साइड के टोटल करते हैं, क्योंकि इसका टोटल तो भाई एसेट साइड के बराबर ही आना चाहिए, समझ गए। तो टोटल कर लेते हैं सबसे पहले इसका, तो ये देखो 2,03,000 रुपये, 2,03,000 रुपये, ठीक है, ये हमारा आया। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर बेसिकली एसेट साइड पे जाएंगे, एसेट साइड पे अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करो, जो तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक सॉरी आपका ट्रायल बैलेंस से गिवन होगा वो सीधा डायरेक्ट जाएगा एसेट साइड पे। जैसे कि कैश, सबसे पहले क्या जाएगा कैश, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कैश 12,200 की, तो ये लिखा हमने कैश 12,200। और देखते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट देखो जाएगी जाएगी, आपको पता है 50,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, वो इन्वेस्टमेंट हमें फायदा है, वो एसेट होता है हमारा, तो 6% इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट नहीं जाएगा, इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, एसेट कुछ और होता है, ठीक है। तो 50,000 का हमारे यहाँ जाएगा, तो ये हमारा हो गया। और क्या है हमारा एसेट्स, ध्यान से देखो, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारा एक फिक्स्ड एसेट है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 24,000 की थी, पर मेरे भाई एक चीज और एक और आपको समझना है, इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन थी, क्योंकि देखो ध्यान से इसका डेप्रिसिएशन मैंने लिखा हुआ है मशीनरी, फिर वही चीज होगी ना कि आपने एक जगह फैट डाला हुआ डेप्रिसिएशन का, दूसरी जगह भी डालना पड़ेगा, तो 2,400 रुपये आपकी डेप्रिसिएशन हो गया मशीनरी का, तो यानी कि कम करके दिखाना पड़ेगा इसको, कि हमें एग्जैक्ट बुक वैल्यू दिखानी पड़ेगी, तो यहाँ लिखूंगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने यहां तो कम कर दिया है, यहां भी कम करना पड़ेगा, कितना 2,400, तो ये मैं जब करूंगा तो हमारा आएगा 21,600 रुपये। ऐसे ही फर्नीचर लिख देते लगे हाथों, क्योंकि फर्नीचर भी हमने यहाँ डेप्रिसिएशन में लिखा हुआ था, फर्नीचर हमारा कितने का था, 1,500 का था ना, वो 1,500 का, तभी हमने 300 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया था, तो यहाँ तो माइनस कर दिया मैंने, तो यहाँ भी फर्नीचर में से 300 रुपये माइनस करके दिखाना पड़ेगा, तो 1,500 लेस डेप्रिसिएशन। ये तरीके से आप बनाओगे बैलेंस शीट, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी बैलेंस शीट मैच ना करे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सामने। और क्या है देखो, एक्रूड इंटरेस्ट ये भी डाल दो, एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट आपके अलग से लिखा हुआ है, ये ट्रायल वैसे गिवन नहीं था, क्योंकि आपको ये भी समझो ना कि एक्रूड इंटरेस्ट आपका एसेट बन गया है, क्योंकि आपको मिलना है, तो 2,250 पे मैं क्या करूंगा,
एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से भी बना दूंगा। है ना मजेदार? कितना सिंपल तरीके से हमारी बैलेंस शीट अब बन रही है, सारी की सारी बिना कोई दिक्कत के। आपकी बैलेंस शीट एक भी एंट्री छूट नहीं सकती, एक भी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि गलती तब होगी जब आपकी छूटा कुछ। क्लोजिंग स्टॉक देखो, आपने यहाँ लिखा हुआ ट्रायल में से गिवन नहीं था, वो क्लोजिंग स्टॉक हमारा मैंने आपको डिस्कस करा था एसेट है, तो 75,000 क्लोजिंग स्टॉक मैं यहाँ लिखूंगा, 75,000 का क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ तो एडजस्टमेंट मैंने सब कुछ लिख लिया है। अब हमें यहाँ देख लेते हैं कुछ यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में और गिवन था, क्या क्या था ना। हाँ, पेटेंट गिवन है, पेटेंट आएगा, पेटेंट 4800 के, तो मैं लिखूंगा पेटेंट, पेटेंट्स हमारे हैं 4800 के, ये मैंने लिख लिया। और कुछ गिवन नहीं है, सब कुछ हमारे सामने हो चुका है, सब कुछ हमारा सब कुछ हो गया। सन्ड्री डेटर हमारे रह गए, बस सन्ड्री डेटर का इफेक्ट दिखाना है हमें। तो सन्ड्री डेटर्स 40,000 के थे, उसका इफेक्ट दिखाऊंगा बस। अब ये इफेक्ट रह गया, सन्ड्री डेटर हमारे थे 40,000 के, लेकिन आपने ऊपर बैड डेट्स, सॉरी है भाई, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये चीज सॉरी सॉरी गलती हो गई हमारे सामने, ये मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, सॉरी सॉरी, थोड़ी गलती हो गई थी, हमने ठीक करके लिख लिया। अब सन्ड्री डेटर हमारे थे देखो 40,000 के, इसके अंदर बैड डेट माइनस हो गए, क्योंकि बैड डेट्स आपको माइनस करके इसमें से दिखाने होंगे, वो है फर्दर बैड डेट, पुराने बैड डेट नहीं, फर्दर बैड डेट जो अभी हुए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि बैड डेट जो पुराने थे वो पहले से ही ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यानी कि उसका इफेक्ट डल चुका है। मैंने को बताया था ना, ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज होती है उसकी एंट्री हो चुकी है, पर इसकी अभी एंट्री नहीं हुई है, तो मैं करनी पड़ेगी। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि बैड डेट में से, सॉरी डेटर में से माइनस करके दिखाना होगा। इसकी एंट्री होती है बेसिकली बैड डेट्स की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर कम हो गए बैड डेट की वजह से, तो कम करके दिखाने होंगे ना। और वही एक और बात कि जो इफेक्ट आपने यहाँ दिखाया है जो पहले नहीं था, देखो 1,000 को तो पहले दिख चुका है, नया इफेक्ट क्या है ये वाला, इसको मुझे वहां भेजना पड़ेगा, प्रोविजन भी भेजना पड़ेगा ना, ये दोनों जाएंगे। तो 5,000 का फर्दर बैड डेट माइनस करूंगा, और इसका आया 35,000 पे, और ये 35,000 से मेरा क्या बना था, प्रोविजन बना था, तो मैं उसको भी यहीं पे माइनस करके दिखाऊंगा, बिकॉज प्रोविजन मैंने इनमें इससे ही बनाया। तो एक्चुअल मेरे बैड डेट कितने हैं वो मैं यहाँ से मुझे पता चल जाएंगे। हालांकि आप प्रोविजन को यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको यहीं पे दिखाना ज्यादा बढ़िया रहेगा, और यही ज्यादा बढ़िया इफेक्ट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो 35,000 से मैंने बनाया, 1750 का, ठीक है, कितना था हमारा वो, 1750 था ना, बिल्कुल। तो ये हमारा बनेगा, ये हमारा आएगा 2 आपका 33250, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसका टोटलिंग करेंगे भाई, उम्मीद है देखो आपको पता चल गया, वो टोटलिंग तो भाई हमारे साथ बराबर ही आएगी ना, तो टोटलिंग बराबर ही आएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो टोटल बिल्कुल बराबर आया है, आप चाहे खुद चेक कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो, ये हमेशा ध्यान रखना हो कि हर चीज का इफेक्ट दो जगह पे आता है। अगर आपने एक जगह पे कोई डाला है तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह पे भी आना चाहिए। एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमेशा दो जगह पे डालना है। अगर ऐसी चीज आपको समझ में आ गई तो फाइनल लगाउट में कभी भी फंस नहीं सकते। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरा को पूरा इस क्लास से फर्स्ट का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ऐसी और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। कमेंट कर बताना कैसी लगी, और शेयर जरूर कर देना यार उन लोगों के साथ भी जिनको समझ नहीं आता अच्छे से। और आप बताना मुझे कमेंट में कौन कौन सी और वीडियो चाहते हो, मैं फाइनल अकाउंट्स की और वीडियोस बनाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो, तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।